युद्ध में गिरा था, अगला दलाली में गिरेगा। एक जमाना था राजाओं, महाराजाओं और नवाबों का। उस समय मनोरंजन के लिए ये लोग मुर्गों की लड़ाई, सांडों की लड़ाई, बटेर तीतर की लड़ाई और कुत्तों की लड़ाई करवाते थे। एक बात जानते हैं मुर्गों की लड़ाई ये कैसे करवाते थे? मुर्गों के पैरों में छोटी सी तलवारें या कांटे बांध करके उन्हें तब तक लड़ाया जाता था जब तक कि एक मर न जाए। अब ये खेल जानवरों के साथ नहीं, इंसानों के साथ खेला जा रहा है। अगर इंसानों की मौत का मनोरंजन देखना हो तो भारतीय गोदी मीडिया देख लीजिए। रक्त पिपासु का मतलब कोई पूछे तो उसे इन एंकर्स के चेहरे दिखा दीजिए। इस वीडियो में हम मीडिया द्वारा किए जा रहे प्रोग्रामों की संवेदनहीनता पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। रजत शर्मा पुराने हैं, पत्रकार नहीं, आप जो समझ रहे हैं वही। इनका चैनल 4 दिन पहले ईरान की आखिरी रात दिखा रहा था। जरा युद्धोन्माद देखिए इनका। ईरान के लिए आज आखिरी रात, ट्रंप चला देंगे बम, नक्शे से ईरान खत्म। परमाणु बम फटने वाला है क्या? रात भी बीत गई, सुबह भी हो गई, कई दिन भी बीत गए, ईरान तो जस का तस है। ये युद्धोन्मादी लोग हैं, ये रक्त पिपासु हैं, इन्हें गिद्ध बोलना गिद्धों का अपमान है। साहिर लुधियानवी ने कहा था कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। साहिर को नहीं पता था कि इंसानों की एक ऐसी प्रजाति भी कभी आएगी जो कि युद्ध की आस लगाएगी, बच्चों की लाशों पर टीआरपी जुटाएगी। अभी हाल ही में सरकार ने ईरान और अमेरिका वॉर से संबंधित अपने ही द्वारा पोषित चैनलों को एक चेतावनी दी कि चैनल सनसनीखेज खबरों, भड़काऊ हेडलाइंस, डरावने विजुअल्स और अटकलबाजी वाली खबरों को चलाने से बचें। इसी कारण सरकार ने चैनलों की टीआरपी पर भी रोक लगा दी थी। इसके अलावा भारत पाकिस्तान तनाव के टाइम पर भी न्यूज चैनलों को सख्त हिदायत दी गई थी कि वो अपने प्रोग्राम्स या न्यूज बुलेटिन में सायरन की आवाज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। लेकिन ये लोग कहां मानने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अब शायद इंसानों की लड़ाई में ही मनोरंजन ज्यादा मिलता है। न्यूज चैनलों को देखने से ठीक ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे कि वॉर नहीं हो रहा है, कोई गेम है। अमेरिका पर हमलों की झड़ी लगा दी है, एक के बाद एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और ये हमले बताते हैं कि अब ये जंग और विध्वंसक हो चुकी है। खाली बेशर्मा के ही नहीं, लगभग सभी चैनलों ने एकदम संवेदनहीन हो करके न्यूक्लियर वॉर की खबर को मनोरंजन की तरह पेश किया। अब इन लोगों ने तो सरकार के नियमों को भी मानने से इनकार कर दिया है। और रही बात पत्रकारिता की, तो वो तो इन लोगों ने कब का बंकरों में ऐसा छुपा दिया है कि जब तक दुनिया तबाह न हो जाए तब तक ये लोग उसे बाहर निकालेंगे ही नहीं, शायद उसके बाद भी नहीं। अगर आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर बनाना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना आज के टाइम में बहुत जरूरी है, मगर रिस्क भी लगता है। तो सवाल आता है कि आखिर शुरुआत कैसे करें। इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूं मार्केट वुल्फ से, एक सिंपल और पावरफुल ट्रेडिंग ऐप। अब देखिए, यहां मैंने लॉगिन किया और बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड स्टार्ट हो गया। ये जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जहां लोग प्रॉफिट बना रहे होते हैं और आप उन प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को सिर्फ एक टैप में कॉपी करके ट्रेड कर सकते हो। सबसे अच्छी बात, आप बहुत ही छोटे से अमाउंट से भी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। और अगर आपको लॉस का डर लगता है तो उसका भी सोल्यूशन है, इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। अब देखिए, ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और इंस्टेंटली 1971 रुपए का प्रॉफिट बुक भी हो गया। सिंपल, फास्ट और बिगिनर फ्रेंडली। तो अगर आप भी स्मार्ट ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक करो और आज ही डाउनलोड करो मार्केट वुल्फ। अब थोड़ा मामला जान लेते हैं कि ये लोग किस बात पर दुनिया को परमाणु युद्ध में झोंक देना चाह रहे हैं। दरअसल हुआ ऐसा कि बीते 21 मार्च को ईरान ने इजराइल के डिमोना शहर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। यह हमला इजराइल के महत्वपूर्ण परमाणु ठिकाने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के बहुत ही पास हुआ था। यह इजराइल की सुरक्षा की आखिरी दीवार है जिसे निशाना बनाना सीधे तौर पर इजराइल के अस्तित्व को चुनौती देना माना जाता
है। डिमोना की इंपॉर्टेंस को समझना हो तो आप इसकी तुलना भारत के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से कर सकते हैं। ईरान ने यह हमला अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट पर हुए हमले के रिटेलिएशन में किया था। रिटेलिएशन का मतलब होता है कि बदले की कार्रवाई में। जब दोनों देशों की तरफ से इस प्रकार के हमले हुए तो यह मामला दुनिया के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय तो बन ही गया, लेकिन इतना होने भर की देरी ही थी कि अपने यहाँ के मीडिया ने तो इसे न्यूक्लियर अटैक का रूप दे दिया, जो करई पूरी सीरियसनेस के साथ की, पूरी स्क्रीन पर आग लगा दी। ऐसा लग रहा था कि दोनों तीनों देशों की सारी वॉर स्ट्रेटेजी यहीं नोएडा के दफ्तरों में ही तैयार हो रही है। अब जिस बात को ये चैनल इतने मजे में वॉर को गेम के तरीके से बता रहे हैं तो इतना तो माना ही जा सकता है कि इन लोगों को न्यूक्लियर वॉर की भयावहता का थोड़ा भी अंदाजा नहीं है। ये रक्त पिपासु लोग हैं, इन्हें बम आतिशबाजी लगती है, मगर असलियत हम लोगों को जानना ही पड़ेगा। इसलिए चलते हैं हम लोग न्यूक्लियर अटैक के इतिहास और उसके खतरों को जानने की तरफ। परमाणु बम का इतिहास मानवता के सबसे काले और सबसे शक्तिशाली अध्यायों में से एक है। परमाणु बम की नींव 1930 के दशक में रखी गई थी, जब वैज्ञानिकों ने पाया कि यूरेनियम के नाभिक यानी न्यूक्लियस को तोड़ने पर असीम ऊर्जा निकलती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका को डर था कि नाजी जर्मनी परमाणु हथियार बना सकता है। इसी डर से 1942 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, लेकिन 1945 के आते आते जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन जापान युद्ध जारी रखे हुए था। अमेरिकी रणनीतिकारों का मानना था कि अगर जापान पर जमीनी हमला किया गया तो लाखों अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते हैं। युद्ध को जल्दी खत्म करने के तर्क के साथ परमाणु बम का इस्तेमाल तय हुआ। 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 इनोला गे नाम के विमान ने लिटिल बॉय नाम के यूरेनियम बम को हिरोशिमा पर गिरा दिया। पलक झपकते ही शहर का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हवा में आग का गोला बन गया और लगभग 1,40,000 लोग तुरंत मारे गए। इस बम की भयावहता दुनिया पहली बार देख रही थी। दुनिया कुछ देख और समझ पा ही रही थी कि हिरोशिमा अटैक के 3 दिन बाद ही फैट मैन नाम के प्लूटोनियम बम को नागासाकी पर गिराया गया और इसमें लगभग 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसकी तबाही का मंजर इतना भयावह था कि विस्फोट के आसपास मौजूद लोग भाप बन करके उड़ गए। दूर खड़े लोगों के चमड़े पिघल गए, इमारतों का नाम और निशान मिट गया। आसमान में रेडियो एक्टिव कण इतने ज्यादा थे कि वहां का वातावरण एकदम काली बारिश के जैसा लगने लगा था। इसका असर तत्काल तो जितना हुआ ही था। यह घाव इतना भयावह था कि ये पीढ़ियों तक भर नहीं पाया। इस परमाणु बम का सबसे खतरनाक असर तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे सामने आया। हजारों लोग बाद में कैंसर से मरे। बच्चों में जन्मजात विकृतियां यानी कि जेनेटिक डिफेक्ट्स देखने को मिला। वैज्ञानिकों ने लगभग लाखों लोगों पर दशकों तक स्टडी की और पाया कि रेडिएशन एक्सपोजर से कैंसर और अन्य बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ा है। इतना ही नहीं, यह सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक त्रासदी भी थी। इस त्रासदी में जो लोग बच गए उन्हें हिबाकुशा कहा जाता था। इन लोगों ने शारीरिक पीड़ा के साथ साथ सामाजिक भेदभाव की भी पीड़ा को झेला, क्योंकि लोग इन लोगों को संक्रमित मानते थे। परमाणु बम की त्रासदी इतने पर ही नहीं रुकती है। अभी मैंने जिस काली बारिश की बात की थी, दरअसल वो रेडियो एक्टिव कण होते हैं और ये कण जब धीरे धीरे धूल मिट्टी में मिल जाते हैं, जिसके बाद आने वाले समय में हवाओं के साथ ये कण जहां तक जाते हैं वहां तक ये रेडिएशन को भी साथ में ले जाते हैं और इसका असर भी दिखता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, जान भले ही बच जाए लेकिन आंखें, कान, फेफड़े, धीरे धीरे शरीर का हर हिस्सा इसके सामने घुटने टेक देता है। इसके अलावा भी ब्लास्ट से निकलने वाला बहुत सारा धुआं और डार्क पार्टिकल्स काफी समय तक हवा में ही रह जाते हैं। ये धुआं और कण आसमान तक पहुंचकर सूर्य की रोशनी को ही ब्लॉक कर देते हैं। अगर ऐसे हालात लंबे वक्त तक बने रह जाएं तो इसको न्यूक्लियर विंटर कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी रुक जाने के कारण वैश्विक तापमान
गिर जाएगा, फसलें बर्बाद हो जाएंगी, जिससे दुनिया भर में अरबों लोग भूख से मर सकते हैं। इतना ही नहीं, परमाणु बम का सबसे बड़ा खतरा यह भी होता है कि इस अटैक से प्रभावित इलाकों में रेडियो एक्टिव कणों के कारण मानवीय और चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं पहुंचाई जा सकती हैं। जापान की इसी तबाही के बाद दुनिया को एहसास हुआ कि अगर परमाणु हथियार फैल गए तो मानव सभ्यता खत्म हो सकती है। इसलिए इसके खतरे को कम करने के लिए एनपीटी और सीटीबीटी जैसी संधियां तैयार की गई, जिसका उद्देश्य है कि परमाणु हथियारों के प्रसार और परीक्षण पर रोक लग सके। अब मामला यह आता है कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं उनके लिए क्या नियम है। अब देखिए, परमाणु बम कोई सामान्य हथियार, कोई सामान्य मामला तो है नहीं। यह सामान्य परिस्थितियों में यूज नहीं किया जा सकता है। इसके लिए परमाणु हथियार बनाने वाले देशों की अपनी अपनी डॉक्ट्रिन है इसके प्रयोग को लेकर के। जैसे भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत किसी भी देश पर पहले इस हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। यह तभी होगा जब भारत पर कोई देश ऐसा हमला करता है। इजराइल की सैमसन डॉक्ट्रिन है। इसका मतलब है कि अगर इजराइल को अपने अस्तित्व के ऊपर खतरा लगता है तो इजराइल इसका प्रयोग कर सकता है। हालांकि यह अटैक अपवाद स्वरूप ही हो सकता है, किसी भी सामान्य परिस्थिति में तो बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा हो भी जाता है तो इसके असर की कल्पना भी करना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी इतनी ही लड़ाई की सिचुएशन में विश्व के सभी देशों की कमर टूट गई है, मगर बात इजराइल जैसे देश की हो रही है जो नरसंहार करने में हिचकता नहीं है, तो होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अभी विश्व कई हिस्सों में बटा हुआ है, कोई शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय संस्था नजर नहीं आती है जो कि इस प्रकार के कृत्यों को रोक सके। मामला जो भी हो, एक बात तो तय है कि यह फैसला कम से कम गोदी चैनलों के हिसाब से तो नहीं होगा, और अगर इनके हिसाब से होता तो ये लोग कब का करवा चुके होते, क्योंकि अब आगे बढ़ने की होड़ में ये ईमान के साथ साथ इंसानियत भी बेच बैठे हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि राजा महाराजा तो तीतर बटेर की लड़ाई से मनोरंजन पाते थे, ये लोग इंसानों की मौतों में मनोरंजन और आगे बढ़ने की राह खोज रहे हैं। युद्धों की इसी संवेदनशीलता पर एक बार फिर साहिर लुधियानवी याद आ रहे हैं कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में क्षमा जलती रहे तो बेहतर है। तो अगर आप भी स्मार्ट ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक करो और आज ही डाउनलोड करो मार्केट वुल्फ। इसी के साथ विदा लेते हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और कोई राय है, कोई टिप्पणी है तो कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।